नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर मनसा मिश्रा आज आपके सामने मधु कांकरिया द्वारा लिखित काली चील कहानी प्रस्तुत करने जा रही हूँ। कोई स्मृति जिंदगी से बड़ी नहीं होती और ना ही कोई सोच, पर कुछ स्मृतियाँ, कुछ जिंदा और गर्म एहसास टीस बनकर ताउम्र सालते रहते हैं आपको। चेखवा की एक कहानी पढ़ी थी, एक क्लर्क की मौत, जिसमें एक क्लर्क होता है। एक बार वह थिएटर हॉल में कोई नाटक देख रहा होता है। अचानक उसे जोर से छींक आ जाती है। छींक इतनी तेज होती है कि छींक के कुछ छींटे सामने बैठी मटकी सी मोटी और गंजी खोपड़ी पर जा गिरते हैं। गंजी खोपड़ी घूमकर और आंखें तरेर कर पीछे देखती है तो क्लर्क के होश उड़ जाते हैं। वह उसका बॉस था। बॉस उसे कुछ नहीं कहता, पर अफसरशाही का आतंक उसके मांस में ही नहीं, हड्डियों तक में धंसा था। वह और अधिक चैन से बैठ नहीं पाया। बार बार उसे लगता, अनजाने ही सही, पर उससे भयंकर अपराध हो गया। उसकी बदतमीज छींक के छींटे बॉस की खोपड़ी पर नहीं पड़ने चाहिए थे। जाने बॉस क्या सोचे, कौन जाने उसकी नौकरी भी जा सकती है। डर पंख पसारने लगा। बॉस का आतंक कंधे पर बैठे गिद्ध की तरह हर पल उसे अपनी नोकीली नोक से लहूलुहान करने लगा। अब गई नौकरी। थिएटर खत्म किए बिना ही वह लौट आता है और सीधे पहुंचता है बॉस के यहाँ। काफी इंतजार के बाद बॉस घर आता है। जैसे ही बॉस की निगाह उस पर पड़ती है, वह गिड़गिड़ाता है, बॉस, मैंने जानबूझ के नहीं किया बॉस, मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो बॉस। बॉस उसे कुछ नहीं कहता, बस एक बार उदासीन नजर उस पर डालकर रह जाता है। वह और अधिक डर जाता है। बॉस सचमुच उससे बहुत नाराज है, इसीलिए उसने मेरी बात का जवाब तक नहीं दिया। उसके वजूद का अंश अंश इस डर से ग्रस्त हो जाता है कि उससे दुनिया का सबसे बड़ा अपराध हो गया। बॉस के आतंक के नोकीले कांटे उसे रह रह कर चुभते। पल भर के लिए भी वह पलक तक नहीं झपक पाता। अपने आप से मजबूर हो वह आधी रात में फिर वहीं जा पहुंचता है। बॉस के घर पहुंचकर फिर से, मुझे माफ कर दें, मैंने जानबूझकर नहीं छींका, मुझे माफ कर दें, मैंने जानबूझकर नहीं छींका, कहने लगता है। इस बार बॉस सचमुच में अपना आपा खो देता है और चीख कर कहता है, गेट आउट फ्रॉम हियर। सुबह वह क्लर्क अपने कमरे में मरा हुआ पाया गया। सवाल यह उठता है कि यह कहानी मुझे क्यों याद आती है रह रह कर। क्या इसलिए कि इसके सूत्र अवचेतन की किसी गहरी पीड़ा या अपराध बोध से जुड़े हैं? शायद हाँ, क्योंकि अपराध बोध आसमान में उड़ती वह काली चील होती है जो आपके जरा सा खाली होते ही झपट्टा मार दबोच लेती है आपको। तो किया जाए अपने ही अतीत का पोस्टमार्टम, क्या हर्ज है। किस्सा कोताहा यह है कि
86-87 के दिन थे। संचार क्रांति की शुरुआती दौर। कंप्यूटर छोटे होते होते डेस्क पर आने लगे थे और सस्ते होते होते छोटे छोटे ऑफिस की ज़रूरत बनने लगे थे, क्योंकि अब ज़माना तेज चलने वालों का था। इसलिए अब अकाउंट भी लाल रंग के मोटे मोटे खाते से निकलकर कंप्यूटर के पर्दे पर दनादन चलने लगे। रातों रात कंप्यूटर हवा पानी की तरह अनिवार्य बन गया था। जगह जगह कुकुरमुत्ते की तरह कंप्यूटर सेंटर खुल गए थे। हमारे स्वप्न भी अब कंप्यूटर के साथ जुड़ने लगे थे। अब आसमान उसका था जिसे कंप्यूटर चलाने आता था। स्वप्न भी उसी के दौड़ते थे जिसकी उंगलियां कंप्यूटर पर तेज तेज दौड़ती थी। पर पुरानी पीढ़ी जिन्हें न कंप्यूटर चलाने आता था और जिंदगी की घिस घिस ने जिन्हें इतना घिस दिया था कि जिनमें नया कुछ भी सीखने की ऊर्जा और उमंग बची ही नहीं थी। कंप्यूटर के बारे में सोच सोच उनका रक्तचाप बढ़ने लगा था। उनकी ऊर्जा और स्वप्न का लीकेज होने लगा था, क्योंकि कंप्यूटर के चलते उनकी जिंदगी अनाथ हो इधर उधर भटकने लगी थी। मैं उन दिनों कोलकाता के प्रसिद्ध टी एक्सपोर्ट हाउस में ताज़ा ताज़ा कंप्यूटर प्रोग्रामर बनी थी। मेरा काम था उस एक्सपोर्ट हाउस को कंप्यूटराइज करना। कुछ इस तरह कि धीरे धीरे सारी संबंधित एवं ज़रूरत की सारी रिपोर्ट कंप्यूटर से ही निकले। अब तक सारी रिपोर्ट एक्सपोर्ट हाउस के टाइपिस्ट और बाबुओं की द्वारा ही तैयार की जाती थी। चूंकि वह एक्सपोर्ट हाउस था, इस कारण इन टाइपिस्ट और बाबुओं का भी अलग ही रुतबा था, जो मेरे आने के चलते एकदम धचक गया था। आधे से अधिक टाइपिस्ट को प्यूनगिरी में लगा दिया गया था और जो आधे बचे हुए थे वे भी ऑक्सीजन पर थे। कब गिर जाए उन पर बेकारी और अपमान की गाज कोई नहीं जानता। कंप्यूटर उनके लिए एक ऐसा खलनायक था जो न केवल उनकी पतंग काट रहा था, बल्कि उनके स्वप्न और सम्मान को भी देश निकाला दे रहा था। कंप्यूटर से निकली रिपोर्ट की चकमक, स्पीड और परफेक्टनेस को देख वे ठंडी सांस लेते, बीते दिनों की जुगाली करते और अपने हाथों से अपनी मेज पर मुक्के मारते। जब कभी कंप्यूटर से निकली रिपोर्ट में मेरी गलती समझ के चलते कोई भूल से निकल आता या कोई आंकड़ा गलत बोलने लगता या मुझसे कोई भी गलती हो जाती, उनके चेहरे पर 100 गुलाब खिल जाते। हवाएं तेज तेज चलने लगती। उनके होंठ, जो इन दिनों नौकरी जाने की चिंता में हंसना भूल गए थे, उन पर हंसी किसी चिड़िया की तरह फुदकने लगती थी। वे पुराने दिनों का स्वप्न देखने लगते, जब वक्त जिंदगी से भरपूर था और इतनी नीरस से भरे काम को करते हुए भी वे फिल्मी गीत गुनगुनाते, चुटकुले सुनाते और मुख्यमंत्री ज्योति बाबू पर बहस भी करते, ठहाका भी लगाते। उन दिनों को
सलाम करते हुए वे फिर अपनी कल्पना में कंप्यूटर को बाहर निकाल अपनी टाइपिंग मशीन और पुराने साथियों को बाइज्जत प्रतिष्ठित करने लगते। कहानी फिर थोड़ी आगे बढ़ती है। अपने आसपास से बहुत से लोग तटस्थ, मैं भी उनकी बेबसी का स्वाद लेती, उनके सपनों से खेलती, उन्हें घायल करती, तेजी से सिस्टम को कंप्यूटराइज करने में लगी रहती। उन्हीं प्रयोगों वाले दिन में एकाएक मेरी हार्ड डिस्क क्रैश कर गई। अगले दिन एक्सपोर्ट हाउस को अपनी रेट रूस, जर्मनी और जापान आदि के देशों में प्रतिनिधियों को भेजनी थी, क्योंकि उसी दिन ऑक्शन होने वाला था, यानी नीलामी होने वाली थी। हमारा एक्सपोर्ट हाउस स्थानीय बाजार से ऑक्शन से चाय पत्तियां खरीदता, फिर उसकी ब्लेंडिंग, टेस्टिंग और ग्राइंडिंग आदि कर उसे रूस, जर्मनी जैसे देशों को मोटे फायदे में एक्सपोर्ट करता था। बहरहाल ऊपर से आदेश आया, सारे रिपोर्ट सुबह तक लग जानी चाहिए। मेरे आने से पहले 1.5 पसली के फोनी बाबू यह सब देखते थे। जी हाँ, फोनी बाबू यह सब देखते थे मेरे आने से पहले। वे एक्सपोर्ट विभाग के सबसे अनुभवी टाइपिस्ट कम क्लर्क थे। कोई साधारण दिन होता तो वो कंप्यूटर की इस दगाबाजी पर बहुत खुश होते, शायद मित्रों को दावत तक दे डालते, क्योंकि उन दिनों उनका सबसे बड़ा कोई दुश्मन था तो बस वह कंप्यूटर ही था। पर वह एक महत्वपूर्ण एवं उड़ता हुआ दिन था। रिपोर्ट उनकी देखरेख में ही निकलती थी। एक्सपोर्ट डिपार्टमेंट की सारी रिपोर्ट का दायित्व उनके अधीन था। उन्होंने कातर निगाह से मुझे देखा और जाल में कैद पक्षी की तरह फरफराए। सुबह तक 230 पेज की सारी रिपोर्ट कैसे टाइप होगी? क्या दूसरे कंप्यूटर का इंतजाम नहीं हो सकता? ब्रेकअप दूसरी फ्लॉपी में संग्रहित डेटा है तो है, आपके पास है क्या? मैंने गर्दन उचकाई और अपनी अक्ल से पंगा लेते हुए कहा, मैनेजमेंट से बात कीजिए। उनका अधबूढ़ा चेहरा हल्के से कांपा, आंखों में बॉस का खौफ उभर आया। सामने के 2 टूटे दांत से दयनीय हंसी बिखेरते वे लटपटाई आवाज में पिनपिनाए, साहब बहुत गुस्सैल वाले हैं, मेरी तो हिम्मत नहीं पड़ती। एक बार तो गुस्से में उन्होंने रजिस्टर ही मुझ पे फेंक दिया था। करीब खिसक कर वे फिर फुसफुसाए, आप पर तो वे बहुत ही मेहरबान हैं, आपके साथ तो हंसी मजाक भी चलता है, आपकी बात वे जरूर सुनेंगे, आप ही जरा। वे खिसकते हुए मेरे इतने करीब आ गए कि उनकी सांस, मैले कपड़े और बालों में लगे हुए कड़ुए तेल की गंध से मेरा जी मचलने लगा। मेरे लिए यह कोई महामुश्किल कार्य नहीं था। मैंने एक निगाह घड़ी पर डाली और एक निगाह उनके चेहरे पर डाली, जहां डर, क्रूरता और मनहूसियत के जाने कितने जाले लटक रहे थे। मुझे उस पूरे माहौल से
जितनी अधिक वितृष्णा हो रही थी, फोनी बाबू की आंखों में उतनी ही अधिक उम्मीद की किरण कौंध रही थी। वे फिर लटपटाते प्रेम से बोले, आप करेंगी ना बात? आप बात करेंगी ना? बोलते बोलते जाने कैसे तो उनकी बाईं आंखें दबी। मुझे लगा शायद इसी मनहूस शक्ल, गंदे कपड़े और अजीबोगरीब व्यवहार के चलते ही बॉस ने उन पर रजिस्टर फेंका होगा। उनकी यातना का दुख मैं समझने का प्रयास कर रही थी, मगर यातना का दुष्ट आनंद लेती, गर्दन झटकती मैं यहाँ जा वहाँ जा करने लगी। कहानी एक नए मोड़ पर आती है। दूसरे दिन ऑफिस पहुंचती तो बड़ा ही विचित्र और दयनीय नजारा था। जिंदगी जीता जागता युद्ध बन चुकी थी। गिरते डोलते 52 वर्षीय फोनी बाबू को 3 प्यून पकड़कर टैक्सी में चढ़ा रहे थे। वे उनके पंजे से निकलने की असफल कोशिश कर रहे थे। बीच बीच में वे अपनी अकड़ी गर्दन को दाएं बाएं हिला रहे थे। उनका दिल अभी भी बुझती लालटेन की तरह भभक रहा था। वे बुदबुदा रहे थे, एखुन 40 पात बाकी आछे, अभी 40 पन्ने बाकी हैं। पास खड़े दूसरे क्लर्क से मैंने पूछा मांजरा क्या है, तो पता चला फोनी बाबू रात भर मशीन पर मुंडी झुकाए टाइप करते रहे। रात बीत गई, फिर भी जब वे घर नहीं पहुंचे तो उनका लड़का पहली ट्रेन पकड़ ऑफिस पहुंचा। उस समय भी वे दीन दुनिया को भूलकर अपने अंगों को कछुए की तरह सिकोड़ अपने आसपास से निरपेक्ष दनादन टाइप करते जा रहे थे। उन्हें पता ही नहीं चला कि कब रात बीती, कब सुबह फूटी। उनके लिए सब कुछ स्थगित था, मिथ्य था, सत्य था। सिर्फ उनकी नौकरी, टाइपिंग मशीन और 230 पेज नौकरी जाने का डर उनके अंदर बुरी तरह से समा गया था। वर्तमान स्थिति इस कोरोना काल में बहुत से लोगों के साथ इस तरह की घटना घटी और वो इस मानसिक स्थिति से ही गुजरे। मधु जी की ये कहानी वर्तमान स्थिति के लिए बहुत ही सटीक बैठती है। आप सभी के समय के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।